आज हम लेसन नंबर 11 एक यात्रा यह भी इसके लेखक श्री है रामदरस मिश्र, जिनका जन्म 1924 में हुआ था और उन्होंने बहुत सारी कहानी कविताएं और यहाँ पर जो है एक यात्रा यह भी एक कहानी संग्रह है। हमने देखा कि किस तरह से मोहन ने लेखक और उनकी पत्नी की किस तरह से मदद की। होटल के अंदर जाने के बाद किस तरह से उनकी बातचीत चालू है वह हम आगे देख रहे हैं कि लेखक की पत्नी को वह अम्मा और लेखक को बाबूजी के नाम से संबोधित करने लगा है। और लेखक की पत्नी ने पूछा कि क्या बेटे तुम ग्वालियर के रहने वाले हो? तब लेखक यानी कि मोहन ने कहा कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ तो आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, नौकरी की खोज कर रहा था कि फिर से थोड़ी सी चुप्पी छा गई। इतनी बात करने के बाद भी तो लेखक और उनकी पत्नी को ऐसा महसूस हुआ कि उसके जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटना घटित हुई है कि उसे बहुत ही आघात लगा है। फिर से एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर से ही शुरू कर दिया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास से गिड़गिड़ाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। एक बार जब नौकरी की तलाश के अंदर वो यहाँ से वहाँ भटक रहा था, तब रास्ते के अंदर एक लड़की जो परिचित थी वो उसे मिल गई। बदहवास से गिड़गिड़ाती हुई और बोली कि मोहन मुझे बचा लो। तब मोहन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक आधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट के साथ नहीं जाऊंगी। उस लड़की ने कहा कि मेरे माँ बाप जो एक आधेड़ यानी कि एक बुजुर्ग के हाथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं के अंदर गिरकर मर जाऊंगी पर उसके साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं क्या ना करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से सारी हकीकत उसने बयान कर दी, किस तरह से वो लड़की उसे मिली थी। वो सारी बातें थानेदार के सामने रख दी। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? थानेदार ने मोहन से पूछा। मोहन ने क्या किया? मैंने न के सिर हिलाया और ना, मेरी शादी नहीं हुई है, ऐसा उसने कहा। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? थानेदार ने क्या कहा मोहन से, करे भाई तुम ही क्यों ना इससे शादी कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से अचानक से चकरा गया। मोहन तो ये बात सुनकर उसे ऐसा लगा कि ये अचानक से थानेदार ने ऐसा क्यों मुझे कह दिया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। मोहन ने क्या कहा, लड़की से तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उसे पूछा तो उसने भी स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी की बहन से मेरी शादी करना चाहती थी। भाभी थी उसकी बहन से मोहन की शादी करवाना चाहती थी। बात तय भी हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा लड़का शादी कर लेगा, वह कोई संकट में नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। ये भी सही बात है कि वो भाभी की लड़की यानी कि भाभी की जो बहन है उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, वो कोई इस तरह से खतरे में भी नहीं है, उसके जीवन के अंदर ऐसी कोई मुसीबत भी नहीं है। पर यहाँ पर ये लड़की इस समय ऐसी मुसीबत यानी कि ऐसे संकट में थी कि उससे शादी करना मुझे उचित लगा। तो कि अब क्या किया तुमने आगे? तो कि वहाँ कोई संकट ही नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन फिर क्या हुआ? मोहन ने सारी बातें भी बताई
कि इससे विवाह करना एक मानवीयता की भावना भी होगी और कि ये लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है और सबसे अहम बात यह है कि बहुत मुसीबत में है अभी। फिर क्या हुआ, लेखक ने ऐसा पूछा। हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर से वहीं बेच दी जाएगी और फिर से वह संकट तो उसके सिर पर पड़ा ही रहेगा। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी नाराज होंगे कि इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। थानेदार ने सबसे अच्छा उपाय बताया कि भाई थोड़े दिनों के लिए लड़की को नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। थानेदार ने क्या किया, 15 दिन के बाद नारी निकेतन से लड़की को ले आए और 15 दिन के बाद दोनों की शादी करवा दी। मैंने कहा मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कि मैं कोई कथा सुन रहा हूँ। लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसी घटना घटी है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सारी बातें तुम सुना रहे हो कि कथा सुन रहा हूँ मैं। अब आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार एक कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है, यह भी याद रखना। थानेदार क्या था, एक कवि थे। अंडरलाइन करना, थानेदार क्या थे, कवि थे और उनकी कविताएं वो कवि सम्मेलनों में जाते थे। उनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी रहती थी। उनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी रहती थी, अंडरलाइन करना। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, यानी कि रूठ गए और हमें घर से निकाल दिया गया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की और दूसरी जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी। माँ, भाई और भाभी किस बात से उससे नाराज हो गए थे कि एक तो उन्होंने अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी से यानी कि भाई की बहन से शादी नहीं की, भाई की साली से शादी नहीं की, यानी कि भाभी की बहन से शादी नहीं की, इस बात से वो नाराज थे। और दूसरा कि जिस लड़के से शादी की थी वह कोई और जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। हाँ, कि वहाँ पर रहना हमें उचित नहीं लगा और यहाँ पर ग्वालियर आ गया और नौकरी तो यहाँ पर कोई पड़ी नहीं थी, तो मैंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। लेखक ने क्या कहा, बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। यहाँ पर लेखक ने क्या कह दिया, तुम तो यार बहुत बड़े हो मोहन। क्यों? क्योंकि तुमने तो बड़े बड़े लोग कवि सम्मेलनों में ऐसे बड़े बड़े लेख लिखे रहते हैं कि नारियों के हित के अंदर बड़े बड़े लेक्चर देते रहते हैं। ये तो सारी बातें बोलने के लिए है। किसी ने अपने जीवन के अंदर ये सारी बातें उतारी है क्या? नारी का किस तरह से उन्हें सम्मान करना चाहिए, स्त्री को किस तरह से सम्मानित करना है, ये सारी बातें तो बोलने के लिए, लेक्चरों के अंदर लिखने के लिए होती है। पर तुमने मोहन अपने जीवन के अंदर ये सारी बातें, अपने व्यवहार में ये सारी बातें उतारी है। तुम तो सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त देखकर उसे बचाने के लिए गए और उसे सम्मानपूर्वक अपने जीवन में ही ले आए। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मोहन भी कहने लगा, ये कार्य करने के बाद मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि मैंने कोई जीवन के अंदर कोई ऐसा अच्छा काम किया है, वो भी खुद अपने आप से संतोष था।
मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपयों का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। लेखक ने मोहन को 500 रुपये का नोट दिया। तब मोहन ने कहा, नहीं बाबूजी, रहने दीजिए। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक यानी कि यह तुम्हें हमें देने का अधिकार है, ये ले लो। कोई दान थोड़ी ही हम दे रहे हैं। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। मोहन क्या महसूस कर रहा था, क्यों पैसे लेने से मना कर रहा था कि वह लेखक और उनकी पत्नी के अंदर अपने माँ बाबूजी को देख रहा था, इसलिए पैसे लेने से मना कर रहा था कि मुझे ऐसा ही लग रहा है और कल से मैं अपने माँ बाबूजी के पास ही हूँ। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसे तो और लोगों से भी मैं कमा लेता हूँ बेटे, लेकिन मैं भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक ने क्या कहा कि मैं अपने बेटे का शोषण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराय न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा तो मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। लेखक ने क्या कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हम दूसरी बार ग्वालियर आए और तुम्हें फ़ोन कर बुला ले, तो अगर मेरी एक शर्त है कि ये 500 रुपये तुम्हें रखना पड़ेगा। उसने 300 रुपये अपने जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हूँ, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? अरे हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। लेखक ने अपना नाम क्या कहा? सत्यकेतु, और पत्नी का नाम कामना। याद रखना, लेखक का नाम क्या है? सत्यकेतु, और उनकी पत्नी का नाम कामना है। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहता है। किस तरह से यहाँ पर ये सारी बातें की गई है कि कैसे एक अनजान ऑटो वाले ने अपने जीवन के अंदर किस तरह से घटित घटनाओं के बारे में लेखक और उनकी पत्नी को ये सारी बात बताई। ये सारी बात यहाँ पर पूर्ण होती है। यहाँ पर ये लेसन नंबर 11 एक यात्रा यह भी पूर्ण होता है। इसकी PDF फाइल आपको भेजी जाएंगी जो आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।